और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर फिर से रोक लगा दी गई है। नए रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक के लिए रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या के कारण ये रोक लगाई गई है। केदारनाथ में रविवार को 18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, तो वहीं केदारनाथ में पल पल में मौसम बदल रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी के चलते रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले भी रोक लगाई गई थी, जिसे और आगे बढ़ाया गया था, लेकिन फिर दोबारा से जब मौसम ठीक हुआ तो रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए। लेकिन अब एक बार फिर से 25 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है और 25 मई तक के लिए रोक लगा दिया गया है। देखा जा रहा है केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, इसकी वजह से सतर्कता बरती जा रही है और इसी को देखते हुए नए रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इस बार भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं की संख्या के कारण भी रोक लगाई गई है। तो केदारनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद केदारपुरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम में आए फिर बदलाव ने प्रशासन ने भी यात्रियों से मौसम को देखते हुए अपना यात्रा का शेड्यूल तैयार करने की अपील की है। वहीं मौसम खराब होने के बावजूद भी केदारनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद भी हजारों की संख्या में हर दिन लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये आस्था ही है जो कि इस खराब मौसम में भी लोगों को कई किलोमीटर दूर तक लेकर पहुंच रही है। और देखिए बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे। ये आपको केदारनाथ धाम के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी देहरादून से दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है केदारनाथ में मौसम का करवट बदल गया है और इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक के लिए फिलहाल रोक लगा दिया गया। हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ में, इसको लेकर अब क्या और जानकारी मिल पा रही है दीपांकर? बिल्कुल 25 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हुई थी। 25 मई को लगभग एक महीने का वक्त पूरा हो जाएगा यात्रा को। और अभी तक हमने देखा है कि अप्रैल और मई में इस तरह का मौसम आमतौर पर नहीं दिखता था, लेकिन इस बार बर्फबारी हुई है। अभी अगर बात करें आज और कल, इन दोनों दिन भी ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में साफ है कि कल जिस तरह केदारनाथ में दिनों मौसम बदला, बर्फबारी हुई, आज और कल भी वहां पर मौसम बदले। इसी को देखते हुए कि ये हफ्ते भी अगर मौसम की इसी तरह संभावनाएं रही तो पर्यटकों की दिक्कतें बढ़ सकती है, यात्रियों की दिक्कतें बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए 25 मई तक रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगाई गई है, क्योंकि केदारनाथ धाम सबसे मुश्किल यात्रा केदारनाथ की है। पैदल यात्रा यहां पर है और वहां पर व्यवस्थाएं बनाना पहले ही चुनौती है। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने 25 मई तक फिलहाल यहां पर यह रोक लगाई है। हालांकि बाद में अगर मौसम सुधरता है तो यह रोक यहां पर हटाई जाएगी। वहीं हेमकुंड की यात्रा भी शुरू होनी है 20 मई से। वहां पर भी लगभग 8 फीट तक बर्फबारी है। वहां पर बार बार रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन फिर बर्फबारी की वजह से रास्ता वहां पर बंद हो रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार की या प्रशासन की यही अपील यहां पर यात्रियों से कि खास तौर पर जो पैदल धाम है केदारनाथ, वहां पर मौसम को देखते हुए पहुंचे, क्योंकि स्थितियां अभी भी वहां पर अनुकूल नहीं है। जी लेकिन दीपांकर, ये बताइए कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए कोई नई गाइडलाइन भी जारी की गई है? क्योंकि पिछले दिनों की हम बात करें तो मौसम में काफी हद तक सुधार हुआ था और बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे थे, जिसके बाद एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है। फिलहाल कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन है वो दर्शन कर पाएंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये व्यवस्था बनाई है कि केदारनाथ में किस तरीके का मौसम रहेगा, उसी हिसाब से सोनप्रयाग से यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। अगर मौसम और ज्यादा खराब होता है तो उसी स्थिति में श्रीनगर या दूसरी जगहों पर भी यात्रियों को होल्ड किया जाएगा। लेकिन 25 मई तक कोई नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। फिलहाल यही इसमें एक नई बात है। लेकिन जो लोग अभी यात्रा रूट पर हैं उनसे ये बात जरूर कही जा रही है कि आप मौसम को देखते हुए ही केदारनाथ धाम की यात्रा, खासतौर पर केदारनाथ की यात्रा करें, क्योंकि वहां पर पैदल रूट है। लगभग 20 से 22 किलोमीटर आपको पैदल चल के धाम में पहुंचना है और व्यवस्थाएं बनाना वहां पर अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जी आप नजर बनाए रखिएगा दीपांकर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो चारधाम यात्रा में स्लॉट व्यवस्था फेल साबित हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में स्लॉट व्यवस्था नहीं बन पाई है। पर्यटन विभाग ने स्लॉट व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन ये व्यवस्था धरातल पर नहीं बन पाई हैं। पुरोहितों ने स्लॉट व्यवस्था का विशेष विरोध भी किया है।
तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम में देखा जा रहा है व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं नजर आ रही हैं। इससे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग के दावे अब फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार ये दावे जरूर किए जाते हैं कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खामियां नजर आ रही हैं। और इन खामियों का जो असर है साफ तौर पर जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन पर देखा जा सकता है। तो गंगोत्री धाम में व्यवस्था सही से नहीं बन पाई है और जो पर्यटन विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं में कितना दम है, इन बातों से समझा जा सकता है। क्योंकि यात्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत होती है वो वहां पर नजर आती है। और हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गया है। बलवीर, जरा बताइएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं, लेकिन पर्यटन विभाग के दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसका क्या? बिल्कुल, पर्यटन विभाग ने दावा किया था कि स्लॉट सिस्टम के जरिए जो यात्री देश विदेश के यहाँ पहुंचेंगे उनको दर्शन कराए जाएंगे। उनका एक समय होगा जो उनको बताया जाए कि इस समय पे जो यात्री है वो दर्शन कर सकेंगे। पर अगर हम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो दोनों जगह ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल नजर आई है। हमने यात्रियों से बात की है, यात्रियों का भी कहना है कि हमने लाइन पे लग के ही दर्शन किए हैं। इसके अलावा जो जिन यात्रियों ने स्लॉट के जरिए बुकिंग कराई उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विवाद की स्थिति वहां पे खड़ी हो गई। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई थी कि जिससे यात्रियों को वहां पे सुविधाएं प्राप्त हो सके। और हालात ये है कि इस समय जो स्लॉट सिस्टम का जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों में ही सिर्फ दर्शाया जा रहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में स्लॉट सिस्टम के जरिए दर्शन हो रहे हैं। पर ग्राउंड जीरो पे हकीकत यह है कि स्लॉट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। यात्री अपनी लाइन पे लग के ही जो दर्शन दोनों मंदिरों में कर पा रहा है। यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो वहां पे स्लॉट सिस्टम शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे जाम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो तमाम तरह की जिस तरह की तैयारियों की बात पर्यटन विभाग ने की थी वो ग्राउंड जीरो पे इसमें फेल नजर आ रहा है। पुरोहित भी इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। जिस तरह से दावे किए गए थे बड़े बड़े की स्लॉट सिस्टम के जरिए यात्रियों को सुविधा प्राप्त की जाएगी, वो फिलहाल एक महीना भी नहीं चल पाई, जो बड़ा सवाल पर्यटन विभाग पे और जो सिस्टम पे उस पर खड़ा करता है। तो इसके पीछे एक फैक्टर बलवीर मौसम का खराब होना भी बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी यहां पर प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नैनीताल में अचानक पर्यटकों की संख्या में कमी आने लगी है। पिछले दिनों हुई बारिश और यूपी निकाय चुनाव का असर पर्यटन स्थलों पर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चहल पहल कम हुई तो पर्यटन स्थलों पर रौनक भी कम हो गई है, जिससे सीधा असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। पर्यटन से जुड़े कारोबारी काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। तो बीते दिनों मौसम भी खराब था और उसके बाद में नगरीय निकाय चुनाव का असर भी यहां पर देखा गया। ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पहले के मुकाबले मौसम में भी सुधार देखा जा रहा है और साथ ही इलेक्शन भी अब खत्म हो गए, तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही पर्यटकों की जो संख्या है वो यहां पर बढ़ने वाली है? वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरह से यूपी में चुनाव था उसके बाद जो पर्यटन स्थल हैं वो पूरी तरीके से खामोश हैं। हालांकि जो भीड़ भाड़ इस वक्त जून मई के महीने में रहती थी वो इस बार देखी नहीं गई है। देखा जा रहा है कि जो पर्यटन स्पॉट हैं वो खाली हैं, होटलों में काफ़ी कम बुकिंग है और इसके अलावा जो छोटे छोटे चाहे टैक्सी कारोबार या नाव कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी खास तौर पर दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। काफ़ी निराशा उन लोगों पर है, क्योंकि मई के महीने में अमूमन भीड़ नैनीताल में रहती थी, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके साथ ही जो यूपी में चुनाव हुआ था उसका असर देखा गया है। हालांकि एक नेगेटिव छवि ये भी जाने की बात की जा रही है होटल कारोबारियों की ओर से कि जिस तरह से नैनीताल से बाहर टूरिस्ट को रोका जा रहा है तो उसका भी एक असर ये माना जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि अगर टूरिस्ट को ये संदेश दिया जा रहा है कि उनको नैनीताल से बाहर रोका जाए तो उसका भी एक गलत असर जा रहा है।
तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अब यूपी में निकाय चुनाव समाप्त हुए हैं और इसके अलावा मौसम भी सुहावना बना हुआ है, तो अब 20 मार्च के बाद एक बार फिर जो पर्यटन है वो परिवहन चढ़ेगा और जो कारोबारी हैं वो काफी जो दिक्कतों में हैं उनके लिए भी अच्छे दिन आ सकेंगे। जी ठीक है वीरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बात करते हैं उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करके कमेटी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा और ये बात खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और कहा है कि ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, यानी कि 30 जून के बाद कभी भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जा सकता है। फिर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जिले को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। 4 विधानसभाओं गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और साथ ही जसपुर को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम। चारों विधानसभाओं में 102 विकास योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही 68 करोड़ में बनी 11 योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे और इसके साथ ही काशीपुर में बनने वाले बीजेपी के नए ऑफिस का भी सीएम धामी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी सीएम के साथ में मौजूद रहेंगे। उत्तरकाशी धरासू रेंज के मड़ी गांव में गुलदार की दहशत जो है वो जारी है। वहीं डीएफओ ने गांव का जायजा भी लिया और गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताया शनिवार को गुलदार ने खेत में काम करने गई एक महिला को अपना निवाला बना लिया था। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए 3 टीमें तैनात की गई हैं। एक टीम मौके पर रहेगी, दूसरी गाँव में और तीसरी टीम सड़क में लगातार गश्त करेगी। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। टीम वहाँ रहेगी, एक टीम जो है गश्त करेगी और एक टीम जो है मतलब जो मोटरसाइकिल पर नीचे जो रास्ता है उस पर तैनाती रहेगी। इसके अन्यथा जो है जो घटनास्थल पे हम कैमरा ट्रैप भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आदमखोर घोषित करने की जो कार्रवाई होती है वो स्तर से होती है, उसके लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो जो हमारी रिपोर्ट है वो बना रहे हैं मौखिक तौर से। उसमें कर्नाटक का भले ही उत्तराखंड से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार ने जहां उत्तराखंड बीजेपी को भी अलर्ट पर कर दिया है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा संदेश छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले पड़ोसी राज्य हिमाचल और अब सुदूर दक्षिण में कर्नाटक चुनाव के नतीजों से उत्तराखंड बीजेपी के माथे पर शिकन है। हालांकि सरकार की मंत्रियों की इमेज, उनके कामकाज, विधायकों का पब्लिक कांटेक्ट, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी अपना फोकस केंद्रित कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 4 साल का समय है, लेकिन इस बीच बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव, स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनाव है, जो बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होने वाले हैं। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक में जीत से कांग्रेसियों को मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी है। हम लोग बूथ स्तर पे भी काम कर रहे हैं, सरकार युद्ध स्तर पे जो है समाज के हित में काम कर रही है और भारत सरकार की जो जो स्कीमें हैं गरीब कल्याण की, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो, उसमें काफ़ी मेहनत की थी। पार्टी की रणनीति में शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं चूक रही होगी, फिर भी जनादेश हम स्वीकार करते हैं। हम पूरी मेहनत करेंगे, कार्यकर्ता अपने स्तर पर और मजबूत होगा। लेकिन क्या जीत के इस उत्साह को कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? क्या कर्नाटक जीत से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता कुछ सबक लेंगे? ज्यादा समय नहीं हुआ जब 2022 का विधानसभा चुनाव अपने ही नेताओं की गुटबाजी के कारण वो बुरी तरह हार गई थी। जिनको जनता की फिक्र होगी, राज्य की फिक्र होगी, राष्ट्र की फिक्र होगी, वो सबक लेंगे और जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि सबको कांग्रेस ने कुछ न कुछ दिया है
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको कांग्रेस ने आइडियोलॉजी दी है। उत्तराखंड बीजेपी पर अब चुनावी तैयारियों को लेकर और अधिक दबाव पड़ सकता है, जिसका असर अब संगठन और सरकार दोनों के कामकाज में देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बावजूद भी जंगल धधक रहे हैं। रविवार को प्रदेश में आग लगने की 8 घटनाएं हुई हैं। जंगलों में आग लगने की अभी तक करीब 350 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी चपेट में आकर 400 हेक्टेयर से अधिक के एरिया में वन संपदा प्रभावित हुई है। वन विभाग ने करीब 10 लाख के नुकसान का आकलन भी किया है। आग के लिहाज से कुमाऊं मंडल सबसे अधिक संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ अभी तक 180 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में 118 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। वहीं आग की चपेट में आकर अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक वनकर्मी समेत 2 घायल भी हुए हैं लोग। बीते सालों में हेमकुंड यात्रा के दौरान में हुए हुड़दंग की घटनाओं से सबक लेते हुए अब उत्तराखंड पुलिस ने एक सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें हेमकुंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाएगी। तो वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वर ने सभी श्रद्धालुओं को अपील की है कि किसी भी हुड़दंगियों को नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही है और इस दौरान अक्सर स्थानीय लोगों और सिख समुदाय के लोगों में टकराव होता है, जिसको देखते हुए पुलिस ने पहले ही कमर कस ली है। टाइप की अभी 20 तारीख को खुलने का है और उससे पहले हमारी जो गढ़वाल के जनपद हैं उनका पुलिस प्रमुखों को हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रक है, वो सारा मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जो भी नियम फॉलो करो और जो कानून है उसको इन्फोर्स करने के सख्ती से इन्फोर्स करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। देश का वाटर टैंक कहे जाने वाला उत्तराखंड में जल संकट चरम पर है। हालात ये है कि 11 हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा जल संकट उत्तराखंड में ही है और यहाँ के 78 ब्लॉकों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भले ही देश की प्यास बुझाने वाली नदियां निकलती हों, लेकिन यहाँ जल संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि प्रदेश के 95 ब्लॉक में से 78 ब्लॉक में जल संकट गहरा हो गया है। यही नहीं, 30% ब्लॉक में तो ये संकट अपनी सभी सीमाओं के पार जा पहुँचा है। सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों में पड़ रही है, जहां लोग आज भी प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। राज्य की धारें, नौले और छोटी नदियों का जलस्तर लगातार गिर रहा है। उत्तराखंड की बात करें पर्टिकुलरली यहाँ के स्टेट की, तो यहाँ पर स्थिति जो है ज्यादा है, गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर करीब 30% के करीब ऐसे ब्लॉक है जो बहुत ज्यादा वाटर स्कार्स है। खासतौर पे जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है उनमें जल की कमी बहुत महसूस की जाती है। हमने इस तरह का उसमें आंकड़ा पाया था। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में जल संकट सबसे अधिक है, फिर हिमाचल और अरुणाचल है। जल संकट के मामले में पहाड़ी राज्यों में मिजोरम की स्थिति काफी हद तक ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तेजी से जल संकट बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए सिर्फ चाल खाल ही अब इकलौता जरिया बचा है। खाल खंतियों, इन्फिल्ट्रेशन होल्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंचेस हैं और पॉन्ड्स, चेक डैम्स वगैरह के माध्यम से करते हैं, और जिसमें हम पानी जो सरफेस रन ऑफ हो जाता है उसको रोक के उसका हम रेजिडेंस टाइम जो है पहाड़ की स्लोप पे बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे कालांतर में जो है इन्फिल्ट्रेट होता है। तेजी से बढ़ रहे जल संकट के चलते जहां लोग 2 बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं, वहीं खेती और बागवानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पौड़ी खाल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी ये मजार, जिसको ध्वस्त किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टिहरी से, जहां पर वनकर्मी भी मौजूद थे और साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। और साथ ही आप देखिए ये तस्वीरें उस दौरान की जब मजार को ध्वस्त किया जा रहा था। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आप ज्यादा सामान ले जा रहे हैं तो आपको 1-2 गुना नहीं बल्कि 6 गुना तक चालान भरना पड़ सकता है। इसके लिए रेलवे ने चेकिंग अभियान शुरू किया है और ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों से भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अभी तक ज्यादा सामान ले जाने पर यात्री के किराए के बराबर ही जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 गुना कर दिया गया है। वहीं ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का मानना है कि यात्रियों से इतना भारी भरकम जुर्माना वसूलना फिलहाल गलत है। हम ये कहेंगे रेलवे, हम ट्रेन से इसलिए जाते हैं कि लगेज होता है हमारे पास, भाई हमारे पास ज़्यादा लगेज होता है, हमारे से 6 गुना वसूल किया जाता है। ट्रेन का मतलब यात्रा करने का मतलब ये है कि भाई ट्रेन में लगेज जा सकते हैं हम लोग, और यही रेलवे से है कि क्योंकि भाई हमारा 6 गुना चार्ज ना लिया जाए। हाँ, वसूली कहने का मतलब कि जो भार है, जो सामान है, उसको लेकर के तो जाना ही पड़ेगा, है ना। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।